प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स की लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर को स्टार्ट किया था। इसमें एक्सरसाइज 1.1 का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रोडक्शन में कई सारी चीज़ें बताई गई। आपको फंक्शन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में बताया, रिलेशन किसको बोलते हैं और टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। और उन टाइप्स ऑफ रिलेशंस में जो 3 बहुत इम्पोर्टेंट रिलेशंस आपको बताए गए थे वो थे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जिसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। दूसरा था आपका सिमेट्रिक रिलेशन, जिसे हम सममित संबंध कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांजिटिव रिलेशन, जिसे हम संक्रामक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब आज वक्त आ गया है कि वो जो इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम पढ़ा हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1.1 से पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, पहले इन एग्जाम्पल्स को करते हैं फिर एक्सरसाइज में चल पड़ेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 1 लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है, मान लीजिए कि कैपिटल ए किसी बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। जो कैपिटल ए है वो किसी बालकों के स्कूल, मतलब एक स्कूल है जहाँ पर सिर्फ बॉयज़ पढ़ते हैं, तो बॉयज़ स्कूल है वो। बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय है। ठीक है ना? ओके, मतलब वहाँ पर केवल वो जो सेट तैयार किया गया है ए, उसमें केवल और केवल बॉयज़ ही बॉयज़ हैं। ठीक है ना? दर्शाइए कि R इज इक्वल टू, ये रिलेशन है एक A कॉमा B। आपको याद होगा रिलेशन के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब ऑर्डर्ड पेयर वाले होते हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट्स हैं। और इनमें बीच में बताया गया कि जो A है वो B की बहन है, A B की बहन है। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर है, अगर A B की बहन है तो A फीमेल होगा। B के बारे में हम नहीं कह सकते, ये मेल भी हो सकता है, ये फीमेल भी हो सकता है, लेकिन ये जरूर लेडी होगी क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि A B की बहन है। अब अगर A B की बहन है तो ये जरूर लेडीज होगी, ये फीमेल है। B के बारे में मैं नहीं बोल सकता कि ये मेल है कि फीमेल है, बट A के बारे में कंफर्म है कि वो फीमेल है। फीमेल है तभी तो B की बहन बनी है। उन्होंने बोला कि दर्शाइए कि R A कॉमा B इज सच दैट A B की बहन द्वारा प्रदत्त संबंध एक रिक्त संबंध है, तथा R डैश इज इक्वल टू A कॉमा B इज सच दैट A तथा B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। A और B की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक सार्वत्रिक संबंध है। आपने एक रिक्त संबंध पढ़ा था और एक सार्वत्रिक संबंध आपने पढ़ा था, और इसके भी के बारे में याद होगा आपको कि इन दोनों रिलेशन को ट्रिवियल रिलेशन कहा गया था। ठीक है ना? तुच्छ संबंध। फिलहाल आज हमको करना ये कि जो एक समुच्चय दिया गया है बालकों के स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय, इस रिलेशन को आपको प्रूव करना है कि ये रिक्त संबंध है और इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ये सार्वत्रिक संबंध है, यूनिवर्सल रिलेशन है। सबसे पहले मैं R के बारे में बात करता हूं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये तो आपको पता ही है कि अगर A एक समुच्चय है और समुच्चय A में ही ये रिलेशन है, तो इतना तो आप सबको अब ध्यान आ गया होगा कि जो रिलेशन जिस समुच्चय में होता है वो रिलेशन, अगर कोई रिलेशन R समुच्चय A में है तो R A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होता है, ये तो आपको याद होगा। तो ये हम जानते हैं कि R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। R जो होगा वो A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होगा। A क्रॉस A का मतलब इस समुच्चय का इसी समुच्चय के अवयवों के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमको ये देखना है कि R के एलिमेंट लाने हैं निकाल के, A कॉमा B टाइप के होंगे, इसमें A B की बहन है। पर एक छोटी सी प्रॉब्लम बेटा ये है कि A में जितने भी विद्यार्थी हैं वो सब पहली बात तो बालक हैं, सारे के सारे विद्यार्थी जो हैं वो लड़के हैं। अब
लड़कों के समुच्चय से कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो उसके दोनों ही एलिमेंट कैसे आएंगे? लड़के ही तो आएंगे। अगर उसके दोनों एलिमेंट लड़के आएंगे तो अब आप खुद सोच करके देखिए, अगर ए भी लड़का होगा, बी भी लड़का होगा, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ए बी की बहन है? एक लड़का किसी दूसरे लड़के की बहन नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। आई होप कि ये चीज समझ आ रही होगी आपको। और ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा। ए क्रॉस ए का मतलब है इस ए सेट के एलिमेंट्स का इसी सेट के एलिमेंट्स के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उसमें जो एलिमेंट्स आएंगे इस तरीके के आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के आएंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर में यहां भी बॉय होगा, यहां भी बॉय होगा। अगर दोनों जगह पर बॉय है तो फिर ये तो कहना, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है कि एक बॉय किसी दूसरे बॉय की बहन बन जाए। पॉसिबल ही नहीं है ये केस। तो इसलिए ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं बनेगा, ऐसा कोई एलिमेंट आपको मिलेगा ही नहीं जिसमें जो ये वाला एलिमेंट होगा वो इसका सिस्टर बन जाए, वो इसकी बहन बन जाए। ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये संबंध कैसा संबंध है? रिक्त संबंध है। क्योंकि आप इसका जवाब लिख सकते हैं, क्योंकि एक बालक दूसरे बालक की बहन हो ही नहीं सकता, इसलिए ये एक रिक्त संबंध है। ठीक। दूसरा आर डैश के बारे में देखिए। आर डैश भी समुच्चय ए में ही एक रिलेशन है। आर डैश भी समुच्चय ए में ही एक संबंध है। ठीक। अगर आर डैश भी समुच्चय ए में ही एक संबंध है तो जो आर डैश होगा वो भी तो ए क्रॉस ए का एक सबसेट ही होगा। ठीक है। अगर वो भी ए क्रॉस ए का एक सबसेट होगा, अब इसमें दिया ये गया है कि ए व बी की ऊंचाइयों का अंतर 3 मीटर से कम है। बेटा आप खुद सोचिए, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं ये, स्कूल में पढ़ने वाले बालक हैं ये। स्कूल में जो बालक पढ़ते हैं उनमें से आप किन्हीं भी दो बालकों को ले लीजिए, आपको क्या लगता है कि एक सबसे लंबा बालक ले लें, एक सबसे छोटा बालक ले लें उस स्कूल का, और उन दोनों की हाइट्स का डिफरेंस निकालें। एक स्कूल है बालकों का, उस बालकों के स्कूल में से मैंने बोला एक सबसे ज़्यादा हाइट वाले बालक की हाइट नाप लें, एक सबसे कम हाइट वाले बालक की हाइट नाप लें और दोनों की हाइट्स का डिफरेंस निकालें। आप एग्जैक्टली आप पाएंगे कि दोनों के हाइट्स का डिफरेंस 3 मीटर से कम ही आएगा। तो कोई भी स्कूल होगा, उस स्कूल में जितने भी बालक हैं उनमें से सबसे ज़्यादा हाइट वाले बालक और सबसे कम हाइट वाले बालक की भी हाइट का डिफरेंस लोगे ना तो भी वो 3 मीटर से कम आएगा। 3 मीटर से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता डिफरेंस। ठीक है। इसलिए आर डैश भी समुच्चय ए में एक संबंध है। और आर डैश की वैल्यू, अब इसका मतलब है अगर ये इसका सबसेट है आर डैश, तो मैंने आपको बताया कि अगर ए क्रॉस ए हम बनाएं भी, उसमें जितने भी इस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, उन ऑर्डर्ड पेयर्स में से उन दो बालकों की हाइट्स का डिफरेंस निकालिए। जितने भी एलिमेंट बनेंगे, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, सब के लिए ये काम कर जाएगा। सब में से सबकी हाइट्स का अंतर 3 मीटर से कम ही आएगा। तो आप फर्स्ट एलिमेंट उठाओगे, उस एलिमेंट में जो 2 नंबर ये लिखे होंगे, जो 2 बालक लिखे होंगे, उनकी हाइट्स का डिफरेंस 3 मीटर से कम आएगा। दूसरा एलिमेंट उठाया, उनकी हाइट का डिफरेंस देखिए, वो भी 3 मीटर से कम आएगा। इस तरीके से ए क्रॉस ए में बेटा जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर में दोनों बालकों की हाइट्स का डिफरेंस करके देखिए 3 मीटर से कम ही आएगा। तो आर डैश में जब आप एलिमेंट लिखने जाओगे ना तो पूरे एलिमेंट आप लिख सकते हो, क्योंकि
ए क्रॉस ए में ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं, ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर होगा ही नहीं जिनमें लिखे दोनों बालकों के एज का डिफरेंस 3 मीटर से ज्यादा निकल जाए, पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब जब आप लिखने जाओगे ना तो आप पूरा का पूरा ए क्रॉस ए ही लिख दोगे, और ए क्रॉस ए आ जाना इस बात का संकेत है कि ये एक यूनिवर्सल रिलेशन है। और आप चाहें इसका मतलब रीजन लिखना तो आप रीजन लिख सकते हैं, क्योंकि स्कूल में किन्हीं भी दो बालकों की ऊंचाइयों का अंतर सदैव 3 मीटर से कम ही होगा। इसलिए हम सारे एलिमेंट ले रहे हैं। और आपको याद होगा आर जब रिलेशन निकालें, अगर ए क्रॉस ए पूरा का पूरा मिल जाए तो वो रिलेशन एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। इसलिए आर डैश एक सार्वत्रिक संबंध बन गया और आर एक रिक्त संबंध बन गया। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इसे नोट कर लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, मान लीजिए कि टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का समुच्चय है। एक प्लेन है, उसमें जितने भी ट्रायंगल उपस्थित हैं उन सब का ये सेट है टी। समुच्चय टी में आर, जो आर है वो एक रिलेशन है, समुच्चय टी में एक संबंध है। अगर आर समुच्चय टी में एक संबंध है तो आर जो होगा वो टी क्रॉस टी का एक सबसेट होगा। मतलब टी और टी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, उसमें से एक सबसेट आएगा, वो आर होगा। और आर के बारे में क्वालिटी दी है उन्होंने कि आर में जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं उन ऑर्डर्ड पेयर में त्रिभुज ही त्रिभुज लिखे होंगे, पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज। तो यहाँ जो ट्रायंगल लिखे होंगे उनमें से फर्स्ट ट्रायंगल सेकंड ट्रायंगल के सर्वांग सम होगा। सर्वांग सम मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपको याद होगा सर्वांग सम त्रिभुजों में आपने पहले थ्योरम पढ़ी है इनकी, तो उनमें आपको बताया जाता होगा कोई 3 चीज़ें बराबर होती हैं सर्वांग सम त्रिभुजों की। तो अगर एक त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज से कोई 3 चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो वो त्रिभुज सर्वांग सम। उसके कई रूल भी हैं, ये सब आपने पहले पढ़ रखा है। आई थिंक कि 10th स्टैंडर्ड में या 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ी होंगी। ओके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोलते हैं हम इनको। अब करना क्या है, आर के बारे में दिया है, एक संबंध है, सिद्ध करिए कि आर एक तुल्यता संबंध है। देखिए, कोई भी रिलेशन एक तुल्यता संबंध है, कोई भी संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि कोई भी संबंध तुल्यता संबंध तब होता है जब वो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है जो स्वतुल्य, सममित और संक्रामक है तो उस रिलेशन को हम तुल्यता संबंध बोल सकते हैं। तो ये एक रिलेशन जो है आर, ये एक तुल्यता संबंध है। इसको प्रूव करने के लिए ये जो रिलेशन आपको दिया गया है ना, इसको आपको पहले स्वतुल्य प्रूव करना होगा, सममित प्रूव करना होगा, संक्रामक प्रूव करना होगा। अगर ये रिलेशन को आपने स्वतुल्य, सममित और संक्रामक प्रूव कर दिया तो हम बोल सकते हैं कि दिया गया रिलेशन एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, तो हम एक एक करके प्रूव करते हैं। पहले स्वतुल्य लेते हैं और देखते हैं कि ये रिलेशन स्वतुल्य है या नहीं है। देखो, ये भी मैं आपको याद दिला दूं, जब आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक बताया गया तो स्वतुल्य के लिए आपको क्या बताया गया था, थोड़ा सा याद करिए। स्वतुल्य के लिए आपको बताया गया कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर कोई रिलेशन ऐसा है
अगर ए कॉमा बी आर से रिलेटेड हैं और अगर आपने ये दिखा दिया कि ए कॉमा ए भी आर से रिलेटेड हैं तो हम मान लेंगे कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है। ठीक है ना, डबलेट्स आना चाहिए उसमें, आपको ध्यान आ रहा होगा। तो हमने क्या करना है, ए कॉमा बी में बी के स्थान पर भी ए लिख के ही देखना है। अगर ये बन जाता है तो संबंध स्वतुल्य है। दूसरा, सममित के लिए क्या करना था, सममित की क्या शर्त थी, आप याद करें। सममित की शर्त सिमेट्रिक मतलब उल्टा पुल्टा आना। उल्टा पुल्टा आना मतलब अगर किसी रिलेशन में ए कॉमा बी है और अगर उसी रिलेशन में बी कॉमा ए भी आ जाए, उल्टा पुल्टा आ जाए, तो ऐसा रिलेशन सममित रिलेशन कहलाता था। संक्रामक रिलेशन के लिए या ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए आपको याद होगा, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है तथा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, बी सी आर को बिलोंग करता है, इम्प्लाइज दैट अगर ए बी आर में है बी सी भी आर में है तो ए कॉमा सी भी आर में होना चाहिए। अगर ए बी आर को बिलोंग करता है, बी सी भी आर को बिलोंग करता है और आपने इन दो को लेकर ये प्रूफ कर दिया कि ए सी भी आर को बिलोंग करता है, तो हम मान लेंगे कि संबंध संक्रामक है। ठीक है ना, चलिए स्वतुल्य की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं, ये रिलेशन दिया गया है क्योंकि आर, आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि T1 कॉमा T2 बिलोंग्स टू R, T1 कॉमा T2 R को बिलोंग करते हैं। अगर T1 कॉमा T2 R को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये है कि T1 T2 के सर्वांग सम है। T1 T2 के सर्वांग सम है। देखो ये है ना, इसलिए क्या हम ये लिख सकते हैं, जैसे यहाँ है T1 T2 के सर्वांग सम है, इसलिए मैंने आपको क्या बोला, क्या करने के लिए, ए बी अगर आर को बिलोंग करता है, फिर आप बी की जगह पर भी ए लिख के देखो। ए की जगह तो ए लिखा रहने दो, बी की जगह पर भी ए लिख के देखो और देखो कि क्या ये वाकई में रिलेशन को बिलोंग करेगा। तो हमने क्या किया, T1 T2 के सर्वांग सम है। अब हम लिखेंगे इसलिए T1 के सर्वांग सम है। T1 के सर्वांग सम है। देखो, अगर एक त्रिभुज किसी दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होगा तो क्या वो त्रिभुज स्वयं अपने सर्वांग सम हो सकता है? आंसर इज यस, हो सकता है। अगर एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो सकता है, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम हो सकता है, तो वो त्रिभुज स्वयं अपने सर्वांग सम तो होगा ही, 101% होगा। इसलिए T1 के सर्वांग सम है। ये वाली बात कहना कैसा है, सत्य है। अगर ये वाली बात कहना सत्य है तो क्या हम लिख सकते हैं T1 बिलोंग्स टू R? देखो ध्यान से, इधर से देखो इसको। जब T1 T2 के सर्वांग सम है तो हमने लिखा T1 बिलोंग्स टू R। अब T1 के सर्वांग सम है तो हमने लिखा T1 बिलोंग्स टू R। बात तो वही है ना। फिर से एक बार देख लो, यहां लिखा है T2 के सर्वांग सम है, तो इसका मतलब है कि T2 बिलोंग्स टू R। सिंबॉलिक लैंग्वेज में लिख सकते हैं। अब यहां पर लाइन लिखी है T1 के सर्वांग सम है, ये चीज यहां लिखी है, बस T2 की जगह T1 लिखा है। तो जब T2 के सर्वांग सम है तो T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1 के सर्वांग सम है तो T1 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब ये हुआ कि R में T1 है, डबलेट्स हैं, A, B, B, C, तो T1 डबलेट्स हैं। और अगर R में डबलेट्स हैं तो हम बोल सकते हैं, इसलिए R समुच्चय T में
आर समुच्चय टी में कैसा है, स्वतुल्य है। ओके, डबलेट्स अगर आर को बिलोंग करेगा तो दिया गया संबंध स्वतुल्य होगा फिर तो। ओके, अब हम सममित को चेक करेंगे। सममित में क्या करना है, अगर ए बी आर को बिलोंग करता है और आपने ये प्रूफ कर दिया कि बी ए बी आर को बिलोंग करता है तो सिद्ध हो जाएगा। यहां पर माना T1, T2, आप ये भी मान सकते हैं माना T1, T2 बिलोंग्स टू T तथा T1, T2 बिलोंग्स टू R। अगर T1, T2 R को बिलोंग करता है, T1, T2 R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब है T1, T2 के सर्वांग सम है। इंप्लाइज दैट T1, T2 के सर्वांग सम है। T1, T2 के सर्वांग सम है। इसलिए क्या हम ये कह सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है? क्या ये कहना उचित होगा? आप खुद देख लीजिए। T1 T2 के सर्वांग सम है। जैसे दो त्रिभुज आपने ले लिए, एक ट्रायंगल ये ले लिया और एक ट्रायंगल ये ले लिया आपने। अब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांग सम है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सर्वांग सम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के भी सर्वांग सम होगा? आंसर इज यस, बेशक कह सकते हैं। ये त्रिभुज अगर इस त्रिभुज के सर्वांग सम है, मतलब इसकी कोई तीन चीजें इसके बराबर हैं, तो इसकी भी तो कोई तीन चीजें इसके बराबर हैं, तो ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा, बोल सकते हैं। और ऐसा कहना बिल्कुल सत्य है, कोई गलती इसमें नहीं है। अब अगर हम ये कह सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि T2, T1 बिलोंग्स टू R? आप देखिए यहां पर आप चाहें तो इंप्लाइज दैट लगा दीजिए, ये इंगित करता है। मतलब अगर T1 T2 R में है, जैसे यहां लिखा था ना T1 T2 के सर्वांग सम है, तो उसका मतलब था T1, T2 बिलोंग्स टू R। और अगर यहाँ लिखा T2 T1 के सर्वांग सम है, तो उसका मतलब है T2, T1 बिलोंग्स टू R। अब आप देखें T1 T2 भी R में है और T2 T1 भी R में है, उल्टा पुल्टा आ गया। इसलिए R समुच्चय T में सममित है, R समुच्चय T में सममित है। उल्टा पुल्टा अगर आ जाए तो समुच्चय T में वो सममित हो जाएगा, ठीक है ना? ओके, अब बात करेंगे संक्रामक की। ये जो रिलेशन हमको दिया गया था, रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है। अब बस संक्रामक चेक करना है। संक्रामक में कोई आपको तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे। सबसे पहले तो यहां पर माना T1, T2, T3 बिलोंग्स टू T, तथा हमने मान लिया तीन त्रिभुज हम निकाल के लाए इस समुच्चय से, T समुच्चय से, तथा T1, T2 बिलोंग्स टू R। और ये तीनों जो त्रिभुज है ना, ये जो T से हम निकाल के लाए हैं, इन तीनों त्रिभुजों में ये खास बात है कि जो T1 T2 है वो R को बिलोंग करता है। कोई दो एलिमेंट हमको लेने पड़ेंगे, तीसरा हमें सिद्ध करना पड़ेगा। T1, T2 बिलोंग्स टू R, इसका क्या मतलब है? ये क्या इंप्लाई करता है? इसका मतलब है T1 T2 के सर्वांग सम है, T1 T2 के सर्वांग सम है, ठीक। और हमने बोला ना हमको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे, जैसे AB बिलोंग्स टू R और BC बिलोंग्स टू R, तो हमने AB बिलोंग्स टू R ले लिया, उसका मतलब बता दिया। अब BC बिलोंग्स टू R ले लीजिए। BC बिलोंग्स टू R में ये बहुत ध्यान आप रखेंगे कि पहले क्रमित युग्म का जो दूसरा एलिमेंट होगा, दूसरे क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट के बराबर ही होना चाहिए। तो पहले क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट दूसरे क्रमित युग्म के पहले एलिमेंट के बराबर ही लिया हमने। T2 T3 बिलोंग्स टू R implies that T2 T3 के सर्वांग सम है।
ठीक है ना। अब देखो कोई भी दो त्रिभुज अगर T1 T2 R को बिलोंग करते हैं तो T1 T2 के सर्वांग सम है, अगर T2 T3 R को बिलोंग करते हैं इसका मतलब T2 T3 के सर्वांग सम है। तो क्या ये लिखना उचित होगा कि T1 T3 के सर्वांग सम है, इसलिए T1 T3 के सर्वांग सम है। आप सोचिए और सोच के बताइए कि ये लिखना सही है कि गलत है। बहुत आसान सा है बेटा, आप ये समझ लो हमने ये तीन त्रिभुज लिए, हमने कहीं पर भी ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, T1 T2 T3, ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, यानी कि इसकी तीन चीजें इसकी तीन चीजों के बराबर है, ये इसके सर्वांग सम है, इसकी तीन चीजें इसकी तीन चीजों के बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम होगा? आंसर इज यस, बेशक बोल सकते हैं। ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है और ये वाला त्रिभुज खुद इसके सर्वांग सम है, इसलिए ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांग सम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये सत्य है। अगर ये कहना सत्य है तो ये इंप्लाई करता है कि T1, T3 भी R को बिलोंग करेगा। भाई जब T1 T2 के सर्वांग सम होता है तो T1 T2 R को बिलोंग करता है, जब T2 T3 के सर्वांग सम होता है तो T2, T3 R को बिलोंग करता है। आज अगर T1 T3 के सर्वांग सम है तो T1, T3 भी R को बिलोंग करेगा। अब आप देखो R में AB है, BC है तो AC करके दिखा दिया, T1 T2 R में है, T2 T3 R में है तो T1 T3 भी R में है, ये हमने करके दिखा दिया। अगर AB है, BC है और AC भी R में आ जाएगा तो मान जाएंगे हम कि दिया गया संबंध संक्रामक है, इसलिए R समुच्चय T में संक्रामक है, R समुच्चय T में संक्रामक है। अब आप खुद देखिए जो रिलेशन आपको दिया गया था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, इसलिए हम लिख सकते हैं। और पहले भी बताया जा चुका है कि अगर कोई संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक हो तो वो संबंध तुल्यता संबंध होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं स्पष्ट है कि संबंध R समुच्चय T में, संबंध R समुच्चय T में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। ओके, इस तरह से अगर कोई रिलेशन को तुल्यता संबंध प्रूव करना है तो आपको स्वतुल्य, सममित और संक्रामक करना ही पड़ेगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताएं, नहीं तो जैसे जैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे ना वैसे वैसे आपके मन का जो डाउट होगा धीरे धीरे वो भी खत्म होते चला जाएगा। आप नोट कर लीजिए, फिर हम थर्ड एग्जाम्पल करते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर थर्ड में लिखा है बेटा, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। लिखा है मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का एक समुच्चय है। जो L है वो किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, कोई प्लेन है, उसमें जितनी भी लाइंस बनी हुई हैं उन सब का एक सेट बनाया गया है, उसका नाम रखा गया L। तथा R समुच्चय L में परिभाषित एक संबंध है और वो संबंध ऐसा है कि L1, L2 इज सच दैट L1 L2 पर लंब है। मतलब इस तरीके के जितने क्रमित युग्म पहले हमने L क्रॉस L बनाया, उस L क्रॉस L में से जितने भी एलिमेंट्स मिले उनमें से वो वाले एलिमेंट, वो वाले क्रमित युग्म हमने R में छांट करके रखे जिनमें से पहली वाली लाइन दूसरी वाली लाइन पर लंब होती थी। वो वाले क्रमित युग्म हमने L क्रॉस L में से ढूंढ करके रखे हुए। ऐसा एक रिलेशन बना लिया हमने। अब उन्होंने बोला सिद्ध करिए कि R सममित तो है किंतु यह ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक है। आपको ये प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन है L क्रॉस L में ये सममित तो है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही सममित है।
अगर आर एल में एक संबंध है, क्योंकि आर एल में एक संबंध है, इसलिए R इज अ सबसेट ऑफ L1 क्रॉस L2। ठीक है ना। पहले L का L से क्या, ओ आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, एक ही सेट है ना, इस वजह से पहले हमने L का L से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला होगा। उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में कुछ जो क्रमित युग्म होंगे उनको ढूंढकर हमने R में लिखा है। और उन क्रमित युग्मों में खास बात ये थी कि उनमें जो त्रिभुज लिखे थे ना, उनमें से ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज पर लंब था, सॉरी आई एम सॉरी, ये वाली लाइन इस लाइन पर लंब थी, वही वाले केवल हमने क्रमित युग्म लिखे हुए हैं। अब आपको प्रूव करना है कि सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना संक्रामक। हम एक एक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य के लिए देखेंगे। माना L1, L2 बिलोंग्स टू L, ये दो लाइनें हैं L में। अब L1, L2 बिलोंग्स टू R। अगर L1, L2 R को बिलोंग करता है, इंप्लाइज दैट L1, L2 पर लंब है। L1, L2 पर लंब है। इसलिए क्या ये कहना उचित होगा कि L1 खुद L1 पर लंब है? क्या ये कहना उचित होगा? ये बात सत्य होगी कि असत्य? सोचिए थोड़ा सा। मैंने आपको स्वतुल्य के लिए बोला था कि L2 की जगह पर भी L1 लिख लीजिएगा और फिर चेक करिएगा क्या इससे जो सेंटेंस बन रहा है वो सेंटेंस वाकई में सच है कि वो सेंटेंस गलत है। अब आप इसको देखें। जैसे L1 मान लिया मैंने, ये एक लाइन L1 लाइन है, ये L1 है। अब मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पर लिखा है L1 पर लंब है, तो L1 लाइन ऐसी होती है। मैंने बोला जरा एक L1 लाइन और बनाइए। जब आप एक L1 लाइन और बनाओगे और आप देख चुके हो कि L1 लाइन ऐसी होती है, तो आप ऐसे ही तो बनाओगे। ये L1 लाइन होती है, तो ये हमने L1 लाइन और बना दी। अब आप खुद देखिए, आपको लग रहा है क्या कि L1 के लंबवत है? आप L1 लाइन को ऐसे तो नहीं बना दोगे ना। अगर L1 लाइन ऐसी होती है तो मैं कहूँगा L1 बनाओ, बिल्कुल सेम ऐसे ही आप बनाओगे, ऐसे तो नहीं बनाओगे जाके। और अगर ऐसे बनाओगे तो अब देख के आपको क्या लगता है कि L1 पर लंब होगी क्या? आंसर इज नो। L1 के समांतर तो हो सकती है, पर L1 के लंबवत नहीं हो सकती। तो L1 पर लंब है, ये कहना तो बिल्कुल ही गलत है, असत्य है, सत्य नहीं है। और अगर ये कहना सत्य नहीं है, इसलिए हम लिख सकते हैं L1 डज नॉट बिलोंग टू R। अब देखो ये डबलेट है, A है, L1 है, और डबलेट्स R को बिलोंग नहीं करता क्योंकि ये सेंटेंस गलत है। अगर ये डबलेट R को बिलोंग नहीं करता तो फिर दिया गया संबंध स्वतुल्य नहीं है। इसलिए L में R क्या है? रिलेशन L आपके सामने सब लिखा है, स्वतुल्य नहीं है। ओके। अगर ये बिलोंग कर देता, डबलेट अगर R को बिलोंग कर देता तो हम लिख देते स्वतुल्य है, पर ये स्वतुल्य नहीं है। अब हमें सममित और संक्रामक दो चीजें देखनी है। सममित के लिए सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक। फिर यहां माना L1, L2 बिलोंग्स टू L तथा L1, L2 बिलोंग्स टू R, इंप्लाइज दैट ये L1, L2 अगर R में है, इसका मतलब है L1, L2 पर लंब है, ये इसका मतलब है। ओके। तो सममित के लिए क्या उल्टा पुल्टा दिखाना है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं? इसलिए L2 L1 पर लंब है। आप L1 की जगह L2 कर लो,
L2 की जगह L1 कर लो और यही सेंटेंस लिखो। फिर देखो कि क्या ऐसा जो हम बोल रहे हैं ये सत्य है कि असत्य है। L2 L1 पर लंब है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ऊपर वाली लाइन में क्या था, L1 L2 पर लंब है। तो मान लिया ये लाइन है L1 और ये लाइन है L2। अब आप देखो L1 L2 पर लंब है, क्यों? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री का है। ओके, अब यहाँ पर मैंने बोला L2 L1 पर लंब है, तो क्या L2 और L1 के बीच का एंगल 90 डिग्री का है? L2 और L1 के बीच एंगल नापने जाओगे वो भी 90 डिग्री का है। भाई ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है ना बेटा। जैसे अगर ये मैंने मान लिया दो लाइंस हैं, ये L1 है और ये L2 है, ऐसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो L1 है या ये L1 ये L2, अगर मैं बोल रहा हूँ L1 L2 पर लंब है, तो ये भी तो सही है कि जो L2 है वो L1 पर लंब है। आप देखो, अगर L1 L2 पर लंब है तो L2 L1 पर भी तो लंब है। ऐसे देखो आप, ये बिल्कुल सही है कहना, इसमें तो इतनी सी भी गलती नहीं है। तो ये बात कहना कैसा है, सत्य। अगर एक लाइन दूसरी लाइन पर लंब है तो दूसरी लाइन पहली लाइन पर भी बेशक लंब होगी। तो L2 L1 पर लंब है। अगर L2 L1 पर लंब है तो फिर हम लिख सकते हैं L2, L1 बिलोंग्स टू R। अब L1 L2 भी R में है, L2 L1 भी R में है, उल्टा पुल्टा R में है, इसलिए R L में एक सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब तीसरा रिलेशन लेते हैं, संक्रामक। संक्रामक के लिए माना हमको तीन एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। माना L1, L2, L3 बिलोंग्स टू L, तथा L1, L2 बिलोंग्स टू R। आपको लेना पड़ेगा A भी R में है, BC R में है, तो AC R में है, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। L1, L2 बिलोंग्स टू R implies that L1 L2 पर लंब है। फिर L2, L3 belongs to R implies that L2 L3 पर लंब है। ओके, L1 L2 R में है यानी कि L1 L2 पर लंब है, L2 L3 R में है यानी कि L2 L3 पर लंब है। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ भी सोचना पड़ेगा ना। तो जैसे मैंने ये लाइन मान ली L1, ये लाइन मान ली हमने L2, तो यहाँ पर L1 L2 पर लंब है, L1 L2 पर लंब है, ठीक है। L2 L3 पर लंब है, तो एक लाइन L3 बनानी पड़ेगी जो L2 पर लंब होगी। उसको आप कैसे बनाओगे, ऐसे ही तो बनाओगे। L2 L3 पर लंब है मतलब L2 L3 के बीच का एंगल 90 डिग्री का है। इसलिए क्या हम ये लिख सकते हैं L2 L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि L1 L3 पर लंब है। आप फिगर देखो और देखो कि क्या ये बात सच है। L1 L3 पर लंब है। L1 और L3 को देख रहे तो ये तो हमें समांतर लग रही हैं, लंब तो नहीं लग रही है। फिर से L1 L2 पर लंब है, L2 L3 पर लंब है, इसलिए L1 L3 पर लंब होगी कि L1 L3 के समांतर होगी। आंसर है कि L1 L3 के समांतर होगी। L1 L3 के लंब हो ही नहीं सकती है। अगर L1 L3 पर लंब नहीं है तो हमने तो लिखा है कि L1 L3 पर लंब है, ये बात सत्य नहीं है। अगर ये बात सही नहीं है इसलिए L1, L3 डज नॉट बिलोंग टू R। अब देखो L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, पर L1 L3 R में नहीं है। मतलब AB है R में, BC है R में और AC R में नहीं है, इसलिए दिया गया संबंध संक्रामक नहीं है। इसलिए संबंध R समुच्चय L में संक्रामक नहीं है। अब देखो यही आपको प्रूव करना था कि स्वतुल्य नहीं है,
सममित है और संक्रामक नहीं है। तो यही चीज आ भी गई। ओके, आई होप कि ये समझ में आया होगा एग्जाम्पल आपको। आप प्लीज इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 4 में बेटा लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3, ये एक समुच्चय दिया गया है 1, 2, 3। मान लिया कि ये समुच्चय A है, में R ये एक रिलेशन है इस समुच्चय में। अगर R समुच्चय A में एक रिलेशन है तो R जो होगा वो A क्रॉस A का एक सबसेट होगा। ये रिलेशन आपको दे दिया गया। बोला जा रहा है कि द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। आपको ये सिद्ध करना है कि ये जो संबंध है ये स्वतुल्य है, लेकिन ना तो सममित है और ना संक्रामक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखें स्वतुल्य के बारे में चेक करते हैं। स्वतुल्य के लिए क्या चाहिए? जिस भी समुच्चय में ये संबंध बनाया गया है उस समुच्चय के सभी अवयवों के लिए डबलेट्स चाहिए। इस समुच्चय में रिलेशन बनाया गया है और इस समुच्चय में 3 अवयव हैं 1, 2, 3। तीनों अवयवों के डबलेट्स 1, 1, 2, 2, 3, 3, तीनों अवयवों के डबलेट्स मौजूद हैं यहाँ। अगर तीनों एलिमेंट्स के डबलेट्स मौजूद हैं, एक्स्ट्रा एलिमेंट ये दिए गए हैं उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो समुच्चय A में अवयव हैं उन तीनों के लिए डबलेट्स यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए दिया गया संबंध स्वतुल्य है। यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। मतलब जितने भी एलिमेंट समुच्चय A को बिलोंग करते हैं उन सभी अवयवों के लिए डबलेट्स R में हैं, इसलिए संबंध R स्वतुल्य संबंध है। संबंध R स्वतुल्य संबंध है। सममित के बारे में देखिए। सममित में उल्टा पुल्टा चाहिए हमको। अब आप देखें 1, 1 का उल्टा पुल्टा 1, 1 यही आएगा, 2, 2 का उल्टा 2, 2 यही आएगा, 3, 3 का उल्टा 3, 3 यही आएगा। 1, 2 का उल्टा 2, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ये संबंध सममित नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R बट 2, 1 डज नॉट बिलोंग टू R। यानी कि 1, 2 R में है पर 2, 1 R में नहीं है, इसलिए संबंध R सममित नहीं है। देखो, मैं पहले भी आपसे बोल रहा था कि ये रिलेशन सममित है, इसके लिए इस रिलेशन में जितने भी क्रमित युग्म आएंगे सबका उल्टा पुल्टा होना जरूरी है। अब आप सोच सकते हैं 3 अवयवों का तो उल्टा पुल्टा आया है, केवल इन्हीं 2 का तो उल्टा पुल्टा नहीं आया। लेकिन मैंने आपको उस दिन एग्जाम्पल दिया था ना कि आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं, ये प्रूव करने के लिए दुनिया के सामने आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी, लेकिन आप कम अच्छे इंसान हैं, ये प्रूव करने के लिए आपको जिंदगी नहीं लगेगी। एक छोटी सी गलती से आप दुनिया की नज़रों में गलत हो सकते हैं, इसलिए ऐसे यहाँ पर भी है। ये रिलेशन सममित है, इसके लिए सारे अवयवों के उल्टे पुल्टे चाहिए। सममित नहीं है, एक अवयव भी काफ़ी है, एक अवयव भी पर्याप्त है दिखाने के लिए कि ये सममित नहीं है। इसी अवयव का हमें उल्टा पुल्टा नहीं मिला, बस उसी के दम पर हम लिख सकते हैं कि ये सममित नहीं है। ठीक है। संक्रामक, संक्रामक में देखिए, देखो छोड़ो, एक एलिमेंट भी तो पर्याप्त है ना ये दिखाने के लिए कि संक्रामक नहीं है। इसको देखिए 1, 2 है, 2, 3 है, ये 2 पर 2 लास्ट एलिमेंट है, इसका 2 फर्स्ट एलिमेंट है, तो ये 1, 2 है, ये 2, 3 है, तो 1, 3 का होना ज़रूरी है ना। आप याद करो AB है, BC है तो AC होना चाहिए, 1, 2 है, 2, 3 है तो 1, 3 होना चाहिए, पर इसमें कहीं 1, 3 नहीं है, इसलिए संबंध संक्रामक भी नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1, 2 बिलोंग्स टू R
तथा 2,3 बिलोंग्स टू आर। बट आप देखें 1 2 आर में है, 2 3 भी आर में है, बट 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, पर 1 3 और में नहीं है, इसलिए संबंध आर संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। ठीक, ये देखो, यही आपको प्रूव करना था। इसमें यही लिखा था, सिद्ध कीजिए कि इस समुच्चय में दिया गया रिलेशन स्वतुल्य है, परंतु ना तो सममित है और ना संक्रामक है। देखो, स्वतुल्य था पर ना तो सममित था और ना ही संक्रामक था। ठीक है ना, प्रूव हो गया। बस इतना सा आपको करना है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 आता है। यहीं पर मैं एग्जाम्पल नंबर 5 भी लगा दूंगा। लिखा हुआ है, सिद्ध करिए पूर्णांकों के समुच्चय Z में। ये एग्जाम्पल नंबर 5, यहां पर Z दिया गया है, पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स समझते हैं ना, पूर्णांकों का समुच्चय। अब इस पूर्णांकों के समुच्चय में एक रिलेशन है। रिलेशन ये है, इसके जो क्रमित युग्म है उनमें एक गुण ये है, इसमें लिखा कि R A, B संख्या 2 A - B को विभाजित करती है। संख्या 2 A - B को विभाजित करती है, A - B को विभाजित करती है। ठीक है, ये इसका रिलेशन है। द्वारा प्रदत्त संबंध एक तुल्यता संबंध है। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक तुल्यता संबंध है, और तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों चीजें प्रूफ करनी होगी। और ध्यान दीजिए कि R Z में एक रिलेशन है। अगर R Z में एक रिलेशन है, मीन्स R इज द सबसेट ऑफ Z क्रॉस Z। A पूर्णांकों के समुच्चय का, पूर्णांकों के समुच्चय से ही कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, उनमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल करके हमने रिलेशन बनाया। और वो एलिमेंट्स कैसे निकाले हैं कि जब A में से B माइनस करेंगे तो जो भी आएगा वो 2 से 2 उसको विभाजित कर देगा, 2 से वो विभाजित हो जाएगा। अब ये आपको सिद्ध करना है कि ये रिलेशन तुल्यता संबंध है। तो एक एक करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य लेते हैं। स्वतुल्य, स्वतुल्य के लिए माना A, B बिलोंग्स टू Z। A और B दो पूर्णांक मैंने ले लिए, तथा A, B बिलोंग्स टू R। और A, B ये क्रमित युग्म है, ये R को बिलोंग करता है। अगर ये R को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि संख्या 2 A - B को विभाजित करती है, विभाजित करती है। इसलिए क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि संख्या 2 A - A मतलब 0 को विभाजित करती है। भाई A - B को विभाजित करती है तो हमने लिखा संख्या 2 A - A। स्वतुल्य में हमारा मकसद क्या होता है, A की जगह A लिखा रहने दें, B की जगह पर भी A लिख दें। तो जब हमने ये किया तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। संख्या 2 0 को विभाजित करती है। अब आप ही बताओ, ऐसा बोलना सही होगा कि गलत होगा? जो संख्या 2 है वो 0 को विभाजित करती है, यानी कि संख्या 2 का भाग 0 में लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? आंसर है बेशक लग जाएगा। 2 का भाग 0 में लगेगा, आंसर 0 आ जाएगा। विभाजित करती है, ये वाली बात कहना बिल्कुल भी सत्य है। और अगर सत्य है इसलिए हम लिख सकते हैं A, A बिलोंग्स टू R। आप देखो, जब संख्या 2 A - B को विभाजित करती है तो A, B बिलोंग्स टू R था। आज संख्या 2 A - A को विभाजित करती है तो A, A बिलोंग्स टू R लिखेंगे। और अगर ऐसा हो गया, ये इंप्लाई करता है, मतलब इससे हमको पता चलता है कि R एक स्वतुल्य संबंध है, इसलिए R
एक स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक, इसके बाद सममित ले लेते हैं। सममित में उल्टा पुल्टा दिखाना है, याद रखिएगा। सबसे पहले माना a, b बिलोंग्स टू z, तथा ये जो a, b a z को कैसे बिलोंग करता है कि a, b बिलोंग्स टू r, मतलब ये जो दो अवयव हैं ये पूर्णांकों से लाए हैं और इनसे बना हुआ जो क्रमित युग्म है वो r को बिलोंग करता है। अगर r को बिलोंग करता है इसका मतलब ये हुआ कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है। अब आप खुद देखिए, अगर संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, सममित में तो हम उल्टा पुल्टा चाहते हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, संख्या 2 ये a माइनस b है, क्या हम लिख सकते हैं b माइनस a को विभाजित करती है। ये कहना सही होगा कि गलत होगा? आप ध्यान से देखिएगा, अगर संख्या 2 a माइनस b को विभाजित कर देती है मतलब a माइनस b में 2 का भाग लग जाता है, तो क्या b माइनस a में भी 2 का भाग लग जाएगा? आंसर इज यस, बेशक। अगर a माइनस b में 2 का भाग लगेगा तो b माइनस a में भी 2 का भाग ज़रूर लगेगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर हमें कोई दो पूर्णांक ही तो लेने हैं, कोई भी दो पूर्णांक ले लो, a ले लिया 5 और b ले लिया 3, ये पूर्णांक है। ओके, अब a माइनस b हमने किया, 5 माइनस 3 2 आया, जो ये 2 आया उसमें 2 का भाग लग जा रहा है। ठीक है, अब b माइनस a करो जरा, b माइनस a यानी कि 3 माइनस 5 करोगे, 3 माइनस 5 करने से माइनस 2 आएगा, तो बेटा आप देखो माइनस 2 में भी तो 2 का भाग लग जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि अगर प्लस 2 में 2 का भाग लग रहा है तो माइनस 2 में 2 का भाग नहीं लगेगा, लग जाएगा। इसलिए अगर संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है तो संख्या 2 b माइनस a को भी विभाजित करेगी, बस नेगेटिव आ जाएगी उसकी वैल्यू। अब देखो, जब संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है तो हमने a b बिलोंग्स टू r लिखा था। अब आज संख्या b माइनस a को विभाजित कर रही है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, b कॉमा a बिलोंग्स टू r लिख सकते हैं। अब देखो a b r में है और b a भी r में है, ये हमने माना था और ये हमने सिद्ध कर दिया। इसलिए r एक सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। ठीक है, ओके। इसके बाद तीसरा हमें चेक करना है संक्रामक। संक्रामक में 3 एलिमेंट मुझे चाहिए, तो यहाँ लिखा माना a कॉमा b कॉमा c बिलोंग्स टू द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। a b c 3 के तीनों ही पूर्णांक हैं, तथा संक्रामक में आपको ये मानना पड़ता है कि a b r में है, b c r में है, तो a c r ये मानना पड़ेगा और फिर a c को r में सिद्ध करना पड़ेगा, तथा a कॉमा b बिलोंग्स टू r। a कॉमा b बिलोंग्स टू r का मतलब क्या है? मतलब है कि संख्या 2 a माइनस b को विभाजित करती है, विभाजित करती है। फिर दूसरा एलिमेंट b कॉमा c बिलोंग्स टू r, ये 2 एलिमेंट r में हमें मानने पड़ेंगे। फिर a कॉमा c r में है, ये हमको सिद्ध करना पड़ेगा। b c बिलोंग्स टू r मतलब संख्या 2 b कॉमा c को विभाजित करती है, विभाजित करती है। ठीक है, अब आपको ये सिद्ध करना है कि जो संख्या 2 है वो a माइनस c को विभाजित करती है।
आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक चीज़ तो आप समझते होंगे या आपको नहीं दिमाग में होगा तो हम बता देते हैं। जैसे मान लिया कोई भी दो संख्याएं ले लीजिए आप, और ऐसी लीजिए जो 2 से विभाजित होने वाली हैं। जैसे मैंने ले लिया 4, ये भी 2 से विभाजित होती है, ठीक। फिर मैंने ले लिया 6, 6 भी 2 से विभाजित होती है। तो क्या इन दोनों का जोड़ भी 2 से विभाजित हो जाएगा? करके देखो, 6 4 10, और अब आप समझते हो कि 10 भी वाकई में 2 से विभाजित है। मतलब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर एक नंबर है हमारे पास, ये 2 से विभाजित है, दूसरा नंबर हमारे पास है वो भी 2 से विभाजित है, तो इन दोनों का योग भी 2 से अवश्य विभाजित होगा। ये चीज़ तो समझ में आई? ओके। अब देखो यहाँ a माइनस बी 2 से विभाजित है, b माइनस बी भी 2 से विभाजित है। अगर हम इन दोनों का जोड़ कर देंगे, अगर हम इन दोनों का जोड़ कर देंगे तो क्या मिलेगा? माइनस बी से प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस सी। तो a माइनस बी भी 2 से विभाजित है, b माइनस सी भी 2 से विभाजित है, तो दोनों का योग करने से क्या मिलेगा? a माइनस सी, वो भी 2 से विभाजित ही तो आएगा। यहां देख सकते हो आप। इसलिए हम ये लिख सकते हैं कि संख्या 2 इसलिए संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। ये वाली बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। और उसको मैंने कैसे समझाया आपको कि अगर संख्या 2 इसको विभाजित करती है, संख्या 2 इसको विभाजित करती है, तो इन दोनों के जोड़ को विभाजित करेगी, और इन दोनों का जोड़ क्या आएगा? a माइनस सी। इसलिए a माइनस सी को भी संख्या 2 विभाजित करती है। मैंने वही लिखी है, संख्या 2 a माइनस सी को विभाजित करती है। अगर ये वाली बात सत्य है तो फिर तो हम लिख सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। अब देखो a भी r में है, BC भी R में है, तो AC भी तो R में आ गया। इसलिए R कैसा संबंध है? संक्रामक संबंध है। आप ये लिख सकते हो, आप, मेरे पास जगह नहीं है, आप लिख दीजिएगा, नीचे पहले तो लिखोगे। इसलिए R एक संक्रामक संबंध है। फिर आप देखो जो संबंध ये R था वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, और यहाँ से संक्रामक भी आ गया। तो सबसे लास्ट में लिख दीजिएगा जाके, स्पष्ट है कि दिया गया संबंध R पूर्णांकों के समुच्चय Z में तुल्यता संबंध है। ठीक है, क्या लिख देंगे? फिर से एक बार सुन लीजिए। स्पष्ट है कि दिया गया संबंध R पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक तुल्यता संबंध है। ठीक है, ओके, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं 6 नंबर पे। ठीक है, नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए बेटा, मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। लिखा है, मान लीजिए कि समुच्चय A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7। एक ये समुच्चय दिया गया है, उसमें इस समुच्चय में एक संबंध R डिफाइन किया गया है, A कॉमा B। इसमें A तथा B दोनों ही या तो विषम है या फिर दोनों सम है, ऐसा संबंध लिया गया है। उसके बाद लिखा है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध है। मतलब R को एक तुल्यता संबंध मुझे प्रूफ करना है। तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य भी प्रूफ करना पड़ेगा, सममित भी प्रूफ करना पड़ेगा, संक्रामक भी प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, आगे साथ ही सिद्ध करिए कि उपसमुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, और उपसमुच्चय 2 4 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु उपसमुच्चय 1 3 5 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2 4 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। ये बाद की बात है, पहले हम इस संबंध को तुल्यता संबंध प्रूफ करके दिखाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए पहले आप R यहाँ से ले लीजिए। वैसे आप तो जानते ही हैं कि अगर समुच्चय A में संबंध R है तो संबंध R A क्रॉस A का एक उप समुच्चय होगा। मतलब ये A है, A का A के साथ ही कार्तीय गुणन करिए, फिर उसमें से ये एलिमेंट निकालिए। ऐसे एलिमेंट है कि और भी दोनों या तो विषम है या सम है। अगर विषम है तो 1 1 भी आप ले सकते हैं, 1 3 भी आप ले सकते हैं, 1 5 भी ले सकते हैं, 1 7 भी ले सकते हैं। दोनों विषम वाले ले रहे हैं। फिर
आप 3 1 भी ले सकते हैं, 3 3 भी ले सकते हैं, 3 5 भी ले सकते हैं, 3 7 भी ले सकते हैं। देखो दोनों विषम आ रहे हैं। फिर 5 1 भी ले सकते हैं, 5 3 भी ले सकते हैं, 5 5 भी ले सकते हैं, 5 7 भी ले सकते हैं। फिर 7 1 ले सकते हैं, 7 3 ले सकते हैं, 7 5 ले सकते हैं, 7 7 ले सकते हैं। अब देखो सारे विषम वाले आ गए। उन्होंने बोला ना या तो विषम है या फिर सम है। अब सम वाले भी ले सकते हो तो 2 2 2 4 2 6 2 2 2 4 2 6 2 वाले हो गए। फिर 4 2 4 4 4 6 4 के बाद 6 वाले तो 6 2 6 4 6 6 6 6। देखो उन्होंने यही बोला था ना कि या तो ए और बी दोनों ही विषम है, तो यहां से लेकर यहां तक के सारे क्रमित युग्म आप देखिए सब में दोनों के दोनों एलिमेंट विषम लिए गए हैं। यहां से यहां तक देखो सब में दोनों के दोनों एलिमेंट सम ही लिए गए हैं। इसके अलावा हमारे पास और कोई इसमें रास्ता नहीं है आर को बनाने का। अब उन्होंने बोला सिद्ध करो कि ये तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए हमको क्या प्रूफ करना पड़ेगा? स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। तो सबसे पहले स्वतुल्य। स्वतुल्य के लिए जितने भी एलिमेंट इसमें सबके डबलेट्स होने चाहिए। आप देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है, 6 6 है, 7 7 है। यहाँ जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके डबलेट्स तो मौजूद हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि A, A बिलोंग्स टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू A। जितने भी अवयव समुच्चय A में हैं उन सभी के लिए डबलेट्स R में मौजूद है। इसलिए संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। संबंध R एक स्वतुल्य संबंध है। सममित की बात करिए। सममित, सममित के लिए सबका उल्टा पुल्टा हमको चाहिए। देखो 1 1 1 1 का उल्टा 1 1 आएगा, यही है। 1 3 1 3 का उल्टा 3 1 ये है। 1 5 का उल्टा 5 1 ये है। 1 7 का उल्टा 7 1 ये है। 3 1 का उल्टा 1 3 ये है। 3 3 का उल्टा 3 3 यही आएगा। 3 5 का उल्टा 5 3 ये है। 3 7 का उल्टा 7 3 ये है। 5 1 का उल्टा 1 5 ये है। 5 3 का उल्टा 3 5 ये है। 5 5 का उल्टा करोगे 5 5 यही है। 5 7 का उल्टा 7 5 ये है। 7 1 का उल्टा 1 7 ये है। 7 3 का उल्टा 3 7 ये है। 7 5 का उल्टा 5 7 यहाँ है। 7 7 का उल्टा 7 7 यही है। 2 2 का उल्टा 2 2 यही आएगा। 2 4 का उल्टा 4 2 यहाँ है। 2 6 का उल्टा 6 2 यहाँ है। 4 2 का उल्टा 2 4 ये है। 4 4 का उल्टा 4 4 आएगा, यही रहेगा। 4 6 का उल्टा 6 4 यहाँ है। 6 2 का उल्टा 2 6 यहाँ है। 6 4 का उल्टा 4 6 यहाँ पर है। 6 6 का उल्टा 6 6 आएगा, यहीं पर है। जितने भी एलिमेंट यहाँ हैं सब के उल्टा पुल्टा आपने देखे, इसलिए ये सममित है। यहाँ लिख देंगे क्योंकि A, B belongs to R implies that B, A belongs to R for all A, B belongs to set A। समुच्चय A में जितने भी एलिमेंट्स उन सभी के लिए अगर A B है R में तो B A भी R में है। इसलिए संबंध R सममित संबंध है। सममित संबंध है। अब संक्रामक, इसको देखिए। संक्रामक के लिए आपको याद होगा अगर ए बी है बी सी है तो ए सी भी होना चाहिए। अब देखो 1 1 यहाँ पर है। अब इसका लास्ट 1 है तो 1 से स्टार्ट हो जितने एलिमेंट सब देख सकते हो। एक ये 1 1 है। 1 3 है तो 1 3 होना चाहिए, ये है। 1 1 है। 1 5 है। 1 5 होना चाहिए, ये है।
सब आ जाएंगे। आप जिसको भी चेक करोगे सारे के सारे आ जाएंगे। देखो इसको चेक करो, 1 3 है तो 3 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये और ये। 1 3 है, 3 1 है तो 1 1 होना चाहिए, ये है। 1 3 है, 3 3 है तो 1 3 होना चाहिए, ये है। 1 3 है, 3 5 है तो 1 5 होना चाहिए, ये है। 1 3 है, 3 7 है तो 1 7 होना चाहिए, ये है। कोई भी आप एलिमेंट ले लो, इसको लेके देखो। 5 3 है, 3 से स्टार्ट होने वाले ये सारे एलिमेंट थे। 5 3 है, 3 1 है तो 5 1 होना चाहिए, ये है। 5 3 है, 3 3 है तो 5 3 होना चाहिए, ये है। 5 3 है, 3 5 है तो 5 5 होना चाहिए, ये है। 5 3 है, 3 7 है तो 5 7 होना चाहिए, ये है। आप चेक करके देख लें, सारे एलिमेंट्स के आपको संक्रामक का जो गुण था वो सब में मिल जाएगा। इसलिए अब मैं ज़्यादा टाइम नहीं खर्च करूंगा इस पर, मैं लिख सकता हूं क्योंकि A, B बिलोंग्स टू R तथा B, C बिलोंग्स टू R implies that A, C belongs to R for all A, B, C belongs to set A। जितने भी एलिमेंट सेट A में हैं उन सभी के लिए अगर A B R में है और B C R में है तो A C B R में अवश्य है। इसलिए संबंध R संक्रामक संबंध है। संबंध R संक्रामक संबंध है। अब अगर संबंध R संक्रामक संबंध है, देखो संबंध R स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। इसलिए स्पष्ट है कि संबंध R तुल्यता संबंध है। संबंध R तुल्यता संबंध है, ठीक है। अब अगर संबंध R तुल्यता संबंध है, ये तो एक काम कर दिया। इसके बाद उन्होंने बोला ये भी सिद्ध करिए कि उप समुच्चय 1 3 5 A का उप समुच्चय आपको दिया गया है। A का उप समुच्चय है 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। A के जो उप समुच्चय है ये, इन्होंने बोला इसके सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। आप इनका सब का क्रमित युग्म बना के देखें, सब का क्रमित युग्म बना के देखें, ये सब कौन से बनेंगे जिसके दोनों अवयव विषम हैं, ठीक है। इसलिए और इसमें तो ये आ रहा था कि दोनों ही अवयव विषम हैं। फिर से देखो, A का ये उप समुच्चय लिया, उन्होंने बोला सिद्ध कीजिए कि उप समुच्चय 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ध्यान से देखो, ये सारे अवयव कैसे हैं? विषम। अगर इनका हम एक दूसरे के साथ क्रमित युग्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? 1 1 1 3 1 5 1 7 3 1 3 3 3 5 3 7 5 1 5 3 5 7 5 5 5 7 7 1 7 3 7 5 7 7। आप देखिए यही तो बन जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक के बन जाएंगे और वो तो रिलेशन में है। इसलिए बेशक उप समुच्चय 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, ठीक है। इसलिए 1 3 5 7 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। क्यों? क्योंकि सभी विषम हैं, ठीक है ना। अच्छा, A का एक दूसरा उप समुच्चय भी दिया गया है। A का एक और उप समुच्चय आपको दिया गया है। A का वो उप समुच्चय दिया है 2 4 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं सभी कैसे हैं? सम। अगर इनका आपस का रिलेशन बनाओगे ना तो आप क्या बनाओगे? 2 2 2 4 2 6 4 2 4 4 4 6 6 2 6 4 6 6, यही बनेगा। और आप ध्यान से देखिए
यहाँ से यहाँ तक के सारे एलिमेंट वो भी तो आर में ही मिल जाएंगे आपको। अगर वो भी आर में मिल जाएंगे तो हम लिख सकते हैं इसलिए 2, 4, 6 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इन्होंने ये बोला परंतु उपसमुच्चय 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव उपसमुच्चय 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि एक का अगर इसके साथ बनाने जाओगे तो 1, 2, 1, 4, 1, 6 आएगा, 3, 2, 3, 4, 3, 6 आएगा, 5, 2, 5, 4, 5, 6 आएगा, 7, 2, 7, 4, 7, 6 आएगा। अब ये जितने भी एलिमेंट अभी मैंने बोल के बताया ना, क्या उनमें से कोई एलिमेंट यहाँ मिलेगा? मिलेगा ही नहीं आपको। इसलिए 1, 3, 5, 7 2, 4, 6 से संबंधित नहीं है। और वैसे भी आप देखो एक विषम और एक सम हो जाएगा, तो ये तो ऐसा तो रिलेशन में नहीं लिखा गया था, या तो दोनों ही विषम हो या तो दोनों ही सम हो। जबकि हम अगर इसका इसके साथ रिलेशन बनाने लगेंगे तो एक विषम और एक सम आने लगेगा। इसलिए 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसलिए 1, 3, 5, 7 का कोई भी अवयव 2, 4, 6 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये विषम संख्याओं का समुच्चय है और ये सम संख्याओं का समुच्चय है। जबकि या तो हमें दोनों ही विषम चाहिए या तो हमें दोनों ही सम चाहिए। तो विषम का सम के साथ तो बन ही नहीं सकता, या तो विषम विषम ही होता या तो सम सम ही होता। एक विषम का और एक सम समुच्चय के साथ रिलेशन बन ही नहीं सकता, इसलिए वो एक दूसरे से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 6, आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद अब आ जाएगी आपकी एक्सरसाइज। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 1.1 पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लिखा है निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें बेटा 5 पार्ट में क्वेश्चन है और उसका हम सबसे पहला पार्ट ले रहे हैं। ये इसमें दिया गया है समुच्चय ए के बारे में बताया गया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक समुच्चय ए में एलिमेंट है। इसमें संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है। ये रिलेशन आर इस सेट में डिफाइन किया गया है। ये आर कैसे डिफाइन है, लिखा हुआ है कि x, y इज सच दैट 3x - y = 0। अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देखें ना तो आपको ये मिलेगा 3x = y। भाई 3x - y = 0 है तो 3 ये y उधर भेज दो तो 3x = y। इससे क्या पता चला? इससे हमको ये पता चला कि रिलेशन R में जितने भी क्रमित युग्म हैं, रिलेशन R में जो भी क्रमित युग्म है उसमें x की जगह जो भी नंबर लिखोगे, x की जगह जो भी नंबर लिखोगे उसका 3 गुना करके y की जगह पर लिखना। उसका 3 गुना करके y की जगह पर लिखा जाएगा। जैसे अगर हमने x की जगह पर 1 लिखा तो y की जगह पर 3 लिखा जाएगा। अगर हमने x की जगह पर 2 लिखा तो y की जगह 6 लिखा जाएगा, 3 दूना 6। अगर हमने 3 लिखा तो 9 लिखा जाएगा। अगर हमने 4 लिखा तो 12 लिखा जाएगा। अगर हमने 5 लिखा तो 15 लिखा जाना चाहिए था, पर हमारे सेट में कहीं 15 नहीं है, इसलिए ये एलिमेंट इसमें नहीं रहेगा। आगे का कोई भी एलिमेंट अब इस पर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि आप 6 लिखोगे तो 18 होना चाहिए, 18 ए में है नहीं। 7 लिखोगे तो 21 होना चाहिए, 21 सेट में है नहीं। तो बस यही बनेगा आपका ये रिलेशन जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो ये रिलेशन बन गया। देखो
1 3 2 6 3 9 4 12। ठीक है ना? ओके। अब आपको देखना है कि ये रिलेशन कैसा है, स्वतुल्य, सममित, संक्रामक है, कैसा है। सबसे पहले हम स्वतुल्यता की जांच करेंगे। स्वतुल्य के लिए सभी अवयवों का डबलेट्स है होना चाहिए। यहाँ सभी तो क्या, एक भी एलिमेंट का डबलेट नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि A, A डज नॉट बिलोंग टू R फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A। समुच्चय में जितने भी अवयव बिलोंग करते हैं उनमें से किसी भी अवयव का डबलेट यहाँ पर मौजूद नहीं है, इसलिए R स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। सममित के बारे में बात करिए। सममित में सबका उल्टा पुल्टा चाहिए। 1 3 है पर कहीं 3 1 है नहीं है, तो बस एक एलिमेंट भी सफिशिएंट है ये बताने के लिए कि दिया गया संबंध सममित नहीं है। यहाँ पर लिख देंगे क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R बट 3 1 डज नॉट बिलोंग टू R, इसलिए संबंध R सममित नहीं है। ठीक है? सममित होने के लिए सबकी उल्टा पुल्टा होना चाहिए, न होने के लिए एक एग्जाम्पल भी पर्याप्त है। संक्रामक की बात करिए। संक्रामकता, संक्रामकता में देखो 1 3 है, 3 9 है, तो 1 9 होना चाहिए पर 1 9 कहीं नहीं है। बस यही एग्जाम्पल पर्याप्त है बताने के लिए कि संक्रामक भी नहीं है, क्योंकि 1 3 बिलोंग्स टू R और 3 9 बिलोंग्स टू R बट 1 9 डज नॉट बिलोंग टू R। लेकिन 1 9 R में नहीं है। भाई AB है, BC है, तो AC होना चाहिए था ना, पर नहीं है, इसलिए R संक्रामक नहीं है। संक्रामक नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है वो न तो स्वतुल्य है, न सममित है और न ही संक्रामक है। कोई गुण है ही नहीं उसमें। चलिए इसके बाद सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। इसी के सेकंड पार्ट पे उन्होंने दिया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय n लेना है, मतलब n में संबंध R है। n में संबंध R, और R को अगर n में संबंध R है इसका मतलब R इज सबसेट ऑफ n क्रॉस n, और R के बारे में बताया गया है x, y इज सच दैट y इज इक्वल टू x प्लस 5 तथा x इज लेस देन 4। द्वारा परिभाषित संबंध के बारे में चर्चा करें, विचार करें कि इसमें कौन कौन से गुण हैं, कौन से नहीं हैं। सबसे पहली बात तो जो रिलेशन है ये प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में है, नेचुरल नंबर्स के सेट में ये रिलेशन है। और इस रिलेशन में जो क्रमित युग्म है x, y टाइप के, उन क्रमित युग्मों में ये खास बात है कि x की जगह पर 4 से छोटी प्राकृतिक संख्याएं लिखी जा रही हैं और y की जगह पर x से 5 जोड़ के नंबर लिख रहे हैं। मतलब जो x की जगह पर लिखोगे उसमें से 5 जोड़ करके y की जगह पर लिखना। चलो x की जगह 4 से छोटा नेचुरल नंबर ही लिखेंगे, आप 1 लिख सकते हैं। y की जगह पर x में 5 जोड़ो, जो आए y लिख दो। x में 5 जोड़ो, 1 में 5 जोड़ो, 6 आ गया, ये लिख दिया हमने। फिर हमने x की जगह पर 2 लिखा, 2 में 5 जोड़ा, 7 लिख दिया। फिर x की जगह 3 लिखा, 3 में 5 जोड़ा, 8 लिख दिया हमने। अब इसके आगे नहीं ले सकते, हम 4 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि x की जगह 4 से छोटा ही नंबर चाहिए था। तो 1 2 3 तक ही जा सकते हैं, 4 भी नहीं लिख सकते आप। ये मिला। अब इसको देखो और चेक करके बताओ कि ये स्वतुल्य, सामित और संक्रामक है कि नहीं है। सबसे पहले स्वतुल्यता चेक कर लो। स्वतुल्यता, स्वतुल्यता के लिए सभी एलिमेंट्स के डबलेट्स चाहिए। यहाँ सभी के क्या, एक का तो डबलेट नहीं है इस पे,
तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। जितने भी एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में हैं उन सभी में से किसी के लिए भी डबलेट्स आर में मौजूद नहीं है, इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। इसलिए आर स्वतुल्य नहीं है। सममितता चेक करो भाई, इसकी सममितता के लिए उल्टा पुल्टा चाहिए ना। 1 6 है, 6 1 कहीं है नहीं, और एक एलिमेंट का भी अगर नहीं है तो वो सममित नहीं है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर सममित नहीं है। आर सममित नहीं है। संक्रामकता की बात करो, संक्रामकता, संक्रामकता के लिए ए बी बी सी और सी, देखो ये एलिमेंट 6 पर खत्म हुआ है, तो 6 से स्टार्ट होने वाले एलिमेंट है कोई नहीं है। इसका मतलब आप समझते हैं, यहाँ 7 से खत्म हुआ, 7 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। यहाँ 8 पर खत्म हुआ तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं ये कह सकता हूँ जैसे हम 2 एलिमेंट लेते थे ना, ए बी और बी सी, ये हम लेते थे और ए सी को सिद्ध कर देते थे कि आर में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटा 1 6 है पर 6 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। 2 7 है पर 7 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। 3 8 है पर 8 से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब आपको नहीं लगता कि इस सेट, ये जो रिलेशन है इन सभी में ए बी है पर बी सी है ही नहीं, ए बी है पर बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है ना, मतलब ए बी तो है पर बी सी ही नहीं है। अगर ए बी है और बी सी है ही नहीं तो ए सी की हमें फिक्र भी नहीं करनी है भाई। ए सी तो तब होता ना अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी भी आ जाता। अगर ए बी होता और बी सी भी होता तब ए सी नहीं आता तो हम लिखते कि संक्रामक नहीं है। पर ए बी है और जब बी सी है ही नहीं तो ए सी को चेक ही नहीं करना। हमारे पास सब ए बी ए बी ए बी हैं, किसी का भी बी सी है ही नहीं इसमें, इसलिए ए सी की परवाह भी मत करो। तो क्या हम संक्रामक बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, बेशक बोल सकते हैं हम, ठीक है ना। संक्रामक तो तब नहीं आता अगर ए बी है, बी सी है और ए सी ना होता तो संक्रामकता पर सवाल खड़े होते। पर यहाँ पर तो ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो आप तो चेक ही नहीं कर पाए ना, तो संक्रामकता पर सवाल कैसे खड़े कर सकते हो। इसलिए हम बोल सकते हैं क्योंकि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर बट बी कॉमा सी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए ए कॉमा सी डज नॉट बिलोंग टू आर। अब ए बी आर में है, बी सी नहीं है तो ए सी भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संक्रामक है। अगर ए बी आर में होता, बी सी भी होता और ए सी ना होता तो बोल देते कि संक्रामक नहीं है। इसलिए आर संक्रामक है, ठीक। तो ये जो रिलेशन आपने देखा ये स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक है। स्वतुल्य नहीं, सममित नहीं और ना तो संक्रामक। ये मिस प्रिंटिंग है, इसमें जो लिखा है कि ना तो संक्रामक है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये संक्रामक है क्योंकि ए बी है, बी सी ही नहीं है तो ए सी की, ए सी को क्या चेक करोगे भाई आप। फिर से समझ लो, ए बी होता, बी सी भी होता और तब अगर ए सी ना होता तो संक्रामक नहीं है लिखते, लेकिन ए बी है, बी सी ही नहीं है तो ए सी की चिंता क्या करना है, इसलिए संक्रामक माना जाएगा। आंसर में मिस प्रिंटिंग लिखी हुई है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इसको नोट कर लीजिए। थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है बेटा, लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 में R एक रिलेशन है x, y सच दैट
y भाज्य है x से, मतलब x का भाग y में लग जाता है, ऐसा रिलेशन है ये। तो इसको चेक करना है स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। सबसे पहले यहां से ऐसा रिलेशन बनाइए जिसमें y में x का भाग लग जाए। तो हम 1 1 ले सकते हैं, क्यों? 1 से 1 भाग लग तो जाएगा। 1,2 ले सकते हैं, 1,3 ले सकते हैं, 1,4 भी ले सकते हैं, 1,5 भी, 1,6 भी, क्योंकि 1 का तो सब में भाग लग जाएगा। इसके बाद हम 2 2 ले सकते हैं। 2 1 हम नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि 2 से 1 में भाग नहीं लगेगा। 2 3 भी नहीं ले सकते, हम 2 4 ले सकते हैं। 2 5 नहीं ले सकते, 2 6 ले सकते हैं, क्योंकि 2 से 6 डिवाइड हो जाएगा। अब 3 की बारी है, तो हम 3 1 नहीं ले सकते, 3 2 नहीं ले सकते, 3 4 नहीं ले सकते, 3 5 भी नहीं ले सकते, 3 3 ले सकते हैं, 3 से 3 में भाग लग जाएगा, और 3 6 ले सकते हैं। बस ये 2 एलिमेंट। अब 4 की बारी आ रही है, तो 4 4 ले सकते हो आप। 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6 नहीं ले सकते, क्योंकि 4 से उनमें डिवाइड नहीं हो पाएगा। 5 5 ले सकते हैं, 5 के साथ 1 2 3 4 6 नहीं ले सकेंगे आप। फिर 6 के साथ हम 6 ही ले सकते हैं, 6 के साथ भी बाकी कुछ नहीं ले सकोगे, क्योंकि वो डिवाइड नहीं हो सकेगा। अब आर के बारे में आपको पता लगाना है कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामक में कैसा है। सबसे पहले स्वतुल्य को देखो। स्वतुल्य के देखो सबके डबलेट्स है बेटा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 सबके डबलेट्स हैं, क्योंकि a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a। समुच्चय में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट्स के लिए डबलेट्स r में है, इसलिए r स्वतुल्य है। ठीक है। सममित, सममित की बात अगर करेंगे तो सबके उल्टा पुल्टा चाहिए। देखो एक एलिमेंट का दिखा दो कि उल्टा नहीं है, बस हम मान लेंगे कि सममित नहीं है। 1 2 है, 2 1 कहीं नहीं मिलेगा आपको, बस हो गई काम। क्योंकि 1 2 बिलोंग्स टू r है, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू r, इसलिए r सममित नहीं है, सममित नहीं है। अब संक्रामकता की बात करिए कि क्या संक्रामक है। देखो संक्रामक के लिए वैसे 1 वाला कोई भी चेक करोगे तो आ ही जाएगा। 2 4 4 से स्टार्ट होने वाला कोई भी चेक कर लीजिए, जैसे 1 1 है, 1 2 है तो 1 2 ये लिखा है। सब एलिमेंट्स में आप कहीं से भी चेक करके देखेंगे आपको संक्रामक मिल ही जाएगा वो। जैसे 2 4 कोई भी एक एट रैंडम उठा लीजिए, 2 4 है, फिर 4 से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट है, 2 4 है, 4 4 है, तो 2 4 होना चाहिए, ये 2 4 है। कोई भी एलिमेंट लीजिए, 1 4 है, 4 4 है, तो 1 4 होना चाहिए, ये है। कहीं से भी कोई भी एलिमेंट उठाओ, 3 6 है, 6 6 है, 3 6 ये है, संक्रामक है। यहाँ लिख देंगे क्योंकि a b बिलोंग्स टू r तथा b c बिलोंग्स टू r implies that a c बिलोंग्स टू r for all a b c बिलोंग्स टू a, इसलिए r संक्रामक है। R जो है वो संक्रामक भी है। ठीक है ना, किसी का भी आप चेक करके देख लो। तो इस तरीके से चेक करते हैं इसका आंसर क्या दिया जा रहा है। ये थर्ड पार्ट है, स्वतुल्य और संक्रामक है परंतु सममित नहीं है। सममित नहीं है, स्वतुल्य और संक्रामक है। ओके, नेक्स्ट यहीं पर कर लेते हैं हम इसका फोर्थ पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट, समस्त पूर्णांकों के समुच्चय z में। z है समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय ये है z, और r उसी में एक रिलेशन है।
और वो रिलेशन में क्या है कि x कॉमा वाई इज सच दैट x माइनस वाई एक पूर्णांक है। ठीक है, अब इसका देखो ध्यान से। पहली बात तो x और y दोनों ही z से लिए जाएंगे, मतलब x भी पूर्णांक होगा और y भी पूर्णांक होगा। ठीक, उसके बाद ये भी देखना है कि x में जब हम y घटाएं, यानी कि एक पूर्णांक में जब दूसरा पूर्णांक घटाएं तो भी एक पूर्णांक ही आए। अब बउआहू इसको आप खुद ही सोचिए, इसको आप खुद ही सोच के देखोगे थोड़ा सा, आपको पता लगेगा कि एक पूर्णांक में कभी भी आप दूसरे पूर्णांक को घटाएंगे तो पूर्णांक ही तो आएगा बेटा। एक पूर्णांक में दूसरे पूर्णांक को घटाने से पूर्णांक ही आएगा, पूर्णांक के अलावा कुछ आएगा ही नहीं। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर आए, चाहे वो नेगेटिव इंटीजर आए, या वो न्यूट्रल इंटीजर आए, पर एक इंटीजर में से दूसरे इंटीजर को माइनस करने से हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो जो इन्होंने दिया है उसके अलावा कुछ आएगा ही नहीं, आप कुछ भी करके देख लो। इसलिए क्या हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू जेड क्रॉस जेड, मतलब जेड क्रॉस जेड के जितने भी एलिमेंट होंगे उन सभी में ये गुण फॉलो कर जाएगा, सब में फॉलो कर जाएगा। जेड क्रॉस जेड के ऐसे एलिमेंट होंगे, पूर्णांक और पूर्णांक, उनमें से एक पूर्णांक में दूसरा पूर्णांक घटाओगे तो पूर्णांक ही आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा भी तो नहीं। अगर यही आएगा और सारे एलिमेंट में, तो हम R को जेड क्रॉस जेड के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये तो एक यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। आप याद करें, जब किसी रिलेशन में पूरा A क्रॉस A Z क्रॉस Z आ जाए तो ये वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाता है। और जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है, मैं आपको बताऊं, वो यूनिवर्सल रिलेशन आपका स्वतुल्य, सममित और संक्रामक तीनों गुण रखता है। तो आगे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस क्या लिख देंगे, स्वतुल्य, R स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक है। जो R है वो स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसका आंसर देखते हैं हम क्या दिया गया है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक दिया गया है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें फिफ्थ पार्ट है अभी, अब उस फिफ्थ पार्ट को हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तब तक क्योंकि आपने पूरे एग्जाम्पल लगा लिए हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट भी सॉल्व कर लिए हैं, तो अब तक तो फिलहाल इतना तो करीब करीब आइडिया आपको आ गया होगा कि स्वतुल्य, सममित और संक्रामकता के लिए क्या चीज़ें चेक करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो उसी बेसिस पर आप चाहें तो इसके फिफ्थ पार्ट में, जो फिफ्थ पार्ट में भी 5 पार्ट हैं, उनको आप सॉल्व करके देख सकते हैं। आप पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करके देखिए, अगर ये चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक्सरसाइज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, बहुत इजी है। बस लिखावट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, बाकी समझने में इतना आसान होता है कि बच्चों को लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, पर समझना बहुत इजी होता है। ठीक है, तो फिफ्थ पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन का और उसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम लोग करेंगे, पर अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं मैथमेटिक्स में, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।